जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है वॉइस ऑफ भारत में। मैं फ़हीम खान। वीडियो स्पॉन्सर्ड बाय बवेजा टेलीकॉम। ईएमआई पर 0% ब्याज पर मोबाइल अवेलेबल है। आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी अजय जायसवाल लाइव में मौजूद हैं। चुनावी सरगर्मियां बढ़ रही हैं, लेकिन ये पहला इंटरव्यू होगा आम आदमी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं हमारे चैनल पर, उनका पहला इंटरव्यू होगा। जानेंगे कि इतने टाइम में क्या फील्ड तैयार किया है आम आदमी पार्टी का, क्योंकि ये उत्तराखंड है और उत्तराखंड में मुझे लगता है आज से 3 महीने पहले कोई आम आदमी पार्टी का झंडा उठाने वाला नहीं था। इस 3 महीने के समय में अजय जायसवाल ने अपने कार्यकर्ताओं के अंदर जान फूंक दी है, जो बरसात सर्दी गर्मी सब छोड़ छाड़ कर जनता के बीच पहुंच रहे हैं। और ये वही अजय जायसवाल हैं, जब बाढ़ आई थी तो बाढ़ में लोगों को सर पर बिठाल करके पानी से निकाल रहे थे। जब आपदा आई थी, जब पेंडेमिक आया था, तो लोगों के घर तक राशन पहुंचाया जा रहा था। एक राइजिंग यूथ क्लब नाम से एक एनजीओ बनाई गई थी, जिसके द्वारा घर घर तक ये सेवाएं पहुंचाई जा रही थी। जानेंगे उनसे कि आगे का प्लान क्या है, किस तरीके से जो 68 विधानसभा है उसको फतेह करने जा रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है, आप भी पत्रकार रहे हैं, स्वागत है आपका। धन्यवाद फ़हीम भाई। सबसे पहले आपका धन्यवाद देना चाहूँगा और आपके व्यूअर्स का धन्यवाद देना चाहूँगा। क्या तैयारियां हैं आपकी? तैयारियाँ तो मुझे लगता है जब से होश संभाला तब से तैयारी कर रहे हैं। जब से होश संभाला है तब से तैयारी कर रहे हैं, और तैयारी नेतागिरी करने की नहीं, लोगों की सेवा करने की। मैं 46 साल का हो गया हूँ, और अपने 46 साल के जीवन में मुझे आज भी याद है, जब मैं इंटर करता था तब से मैंने लोगों के बीच में जाके काम करना शुरू कर दिया। सबसे पहले मुझे इंटर के टाइम में मुझे याद है, हम इंटर में पढ़ते थे राजकीय इंटर कॉलेज शक्ति फार्म में। वहाँ हमने एक युवा शक्ति क्लब बनाई थी, और युवा शक्ति क्लब का काम था लोगों की सेवा। आप देखेंगे, मेरे फेसबुक प्रोफाइल को देखेंगे या मेरे ब्रांच को देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि सन 1992 से हमने जो क्लब बनाया था युवा शक्ति क्लब, और युवा शक्ति क्लब ने लोगों के लिए काम करना शुरू किया था। और तब से लेकर लगातार आज तक मुझे खुशी है कि हम लोगों के लिए काम कर रहे हैं, लोगों के लिए काम कर रहे हैं, और हम नेतागिरी नहीं कर रहे हैं, लोगों के लिए काम कर रहे हैं, लोगों की सेवा कर रहे हैं। और आज मैं एक बात को मुझे खुशी है कि आज वो मौका आ गया है जब आज मेरे परिवार के लोग का उनका काम करने के लिए वो अपने बेटे को इतना समर्थ समझ रहे हैं कि उनका बेटा उनके बीच में जाके उनके बीच में काम कर पाएगा। आज उन्होंने अपना जो आशीर्वाद के रूप में ये तय कर लिया है कि इस बार नेता नहीं बनाना है, बेटे को जो है पद में बैठाना है, ताकि वो लोगों के लिए काम कर सके। सोचा था कभी आम आदमी पार्टी में जाने का मौका मिलेगा और उसको नंबर 1 से स्टार्टिंग होंगे और प्रथम रहेंगे अजय जायसवाल? देखिए, मैंने सोचा तो कभी कुछ नहीं। मैं ऊपर वाले को बहुत मानता हूँ मैं, और लगातार हर चीज़ अपना कर्म करना मेरा काम है, और लगातार मैं कर्म करते हुए आ रहा हूँ। कभी सोचा नहीं था कि मैं क्या करूँगा क्या नहीं करूँगा। मैं बहुत छोटा सा आदमी हूँ फ़हीम, आप भी जानते हो कि मैं बहुत आम आदमी हूँ, एकदम आम आदमी। आम आदमी है। मेरा भाग्य कहते हैं ना, ऊपर वाला देखता है। मैं सच्चाई में एक आम आदमी। मेरे यहाँ जो भाई लोग हैं मेरे साथ जो भी लोग जुड़े हैं, एक भी नेता नहीं है। जितने भी हैं सब आप मान सकते हैं, मैं कह सकता हूँ आपके जैसे हमारे जैसे भाई लोग हैं, जो अपने आप को दाव पर लगा के, अपनी नौकरी को दाव पर, सब कुछ दाव पर लगा के आज मेरे साथ लगे हैं। मैं उन सब लोगों का धन्यवाद करना चाहूँगा, क्योंकि छोटे से आदमी के लिए उन्होंने अपना सब कुछ दाव पर लगा दिया है। सबसे पहले मेरे जितने भी भाई लोग हैं, जितने भी मेरे माताएं बहनें मेरे साथ लगी हैं, उन सभी लोगों का धन्यवाद देना चाहूँगा। और दूसरा, आपने कहा आम आदमी पार्टी, मैं सबसे पहले उनका धन्यवाद देना चाहूँगा। कहते हैं नहीं, ऊपर वाला जब ऊपर वाले की कह सकते हैं, जब एक रास्ता बंद होता है तो दूसरा रास्ता शुरू होता है। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा यहाँ से उन सभी लोगों को जिसने मेरा नगर पालिका में पर्चा खारिज कराया था। अगर उन लोगों ने मेरा पर्चा खारिज नहीं कराया होता ना, तो शायद आज होता नहीं यहाँ पर। मैं जितने भी मेरे भाई लोग हैं, जितने भी लोगों ने मेरा पर्चा खारिज कराने की कोशिश की थी, पर्चा खारिज कराया था, मैं उन सब लोगों को धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने वो रास्ता बंद करके मुझे इस रास्ते में पहुँचाया है। तहे दिल से उन लोगों का धन्यवाद, और ज़िंदगी में उनका आभारी रहूँगा मैं। क्या तो अब ऐसा लगता है, लोगों को भी ऐसा लगता होगा कि काश अजय जायसवाल का पर्चा खारिज ना हुआ होता तो आज विधानसभा उनको थोड़ी मुश्किल ना पड़ रही होती। देखिए, मैं ये तो नहीं कह सकता कि किसी को क्या लग रहा हो कि लोग ये चर्चा कर रहे होंगे कि अजय जायसवाल अगर चेयरमैन बन गया होता तो विधायकी में एक तरफा भारतीय जनता पार्टी को समर्थन मिल गया होता। देखिए, ऊपर वाले को आप मानते हैं ना, मैं भी ऊपर वाले को मानता हूँ। कहते हैं कि कुछ चीज़ ऊपर से लिख के आती है। वो पर्चा जो खारिज कराया गया था, मुझे लगता है कि मुझको विधायक बनाने के लिए किया गया था। मेरे भाइयों को, मेरे परिवार के लोगों को नेता के रूप में अपने बेटे को उन्होंने चुनने का मौका देना था, इसलिए उन लोगों ने पर्चा खारिज कराया। क्योंकि बात पर्चा खारिज कराने की नहीं है। मेरे राजनीतिक जीवन में मैं आपको बताऊं कि सबसे पहले मैं यहाँ पे युवा शक्ति क्लब का अध्यक्ष रहा। उसके बाद मैं यहाँ व्यापार मंडल का अध्यक्ष रहा, फिर मेडिकल संघ का अध्यक्ष रहा, फिर व्यापार मंडल का अध्यक्ष रहा, फिर नगर पालिका का इंडिपेंडेंट चेयरमैन रहा। और यहाँ पर मैंने जो काम किए हैं, वो यहाँ पर जो मैंने काम किए हैं,
आप अगर यहाँ लोगों से पूछेंगे ना तो लोग आपको बताएंगे कि अजय ने क्या काम किया, क्या काम नहीं किया। लोग जब मुझसे बात करते हैं तो वो मुझे नेता समझ के कभी मुझसे बात नहीं किया, बेटा समझ के काम करते हैं। और तब से लेकर लगातार आपको बता दूं कि उत्तराखंड में जो आवास की उत्तराखंड में जो नगर पालिका और नगर पंचायत में जो आवास है, वो इस बेटे ने हमारे भाई मैं जानता था हमारे यहाँ के परिवार की स्थिति क्या है। मैंने जो है उत्तराखंड में जो गरीबों का आवास की जो शुरुआत हुआ योजना, इसकी शुरुआत है, वो लाने का सबसे पहला काम मेरा है। अगर आप नगर पालिकाओं में या 10 रुपये का स्टाम्प लगा के पता करेंगे तो आपको दिखाई देगा कि उत्तराखंड में आवास जो नगर पालिका और नगर पंचायत में आवास आए हैं, वो लाने वाला मैं हूँ। अभी हम गए थे रिपोर्टिंग करने, कुछ महिलाएं माता जी हमें मिली, हमने उनसे पूछा किसको वोट करना है, तो वो कह रही हैं हम अपने बेटे को वोट करेंगे, बोले वो हमारा है। तो इस तरीके का महिलाएं जो कह रही हैं उससे स्टेमिना बूस्ट होता होगा आपका? देखिए, मैंने कहा ना कि मेरा परिवार है और मेरे परिवार के लोग तो मेरे साथ रहेंगे ना। शक्तिवान सीताराम मेरा परिवार है। मैं ये बात कह सकता हूँ कि मैंने एक बात मुझे स्वीकार करना पड़ेगा कि मैंने आज तक काम शक्ति फार्म में किया है। और शक्ति फार्म के जितने भी लोग हैं उनके बीच में रहा हूँ, उनके बीच में पला हूँ, बड़ा हूँ, तो मुझे अपना बेटा अपना भाई मानता है, इसमें दो राय नहीं है। आज मैं सीताराम में मुझे जाने का मौका मिल रहा है। आज सीताराम जाके उन लोगों को भी महसूस हो रहा है कि जब वहाँ पर रह के वो काम कर सकता है तो हमारे बीच में भी काम करेगा। कल कई जगह मीटिंग थी, वहाँ जाके मैंने महसूस किया कि इस बार कहते हैं कि लहर है, लहर आम आदमी की लहर है। कि दिल्ली में जो काम हो रहे हैं भाई साहब, दिल्ली में जो काम हो रहे हैं, उस काम को लेके आज की स्थिति ये है कि लोग दिल्ली के तर्ज पे चाहते हैं कि उत्तराखंड में, क्योंकि आज तक उत्तराखंड में वो काम है जो दिल्ली में हो रहे हैं। आज तक लोगों ने सिर्फ बेवकूफ़ बनाया। मैं लोगों के पास जा रहा हूँ, मिल रहा हूँ, तो सीतागंज में कई लोग होता है जो बहुत ऐसी स्थिति है। मैं कई गाँव में गया, गऊघाट गया, बरा गया, कई गाँव में गया। आप नहीं मानोगे, हमारे यहाँ जो बंदे के किनारे जो लोग रहते हैं, जो गरीब लोग रहते हैं, जो बाढ़ में जो बाढ़ आई थी, पानी में बह गए थे, आपको बताऊं कि लगभग 43 पट्टे मिलने थे। 2008 की बात है, उनको अभी तक पट्टे नहीं मिले। जब उन लोग घर जाकर देखता हूँ ना, यकीन मानने लगता है कि क्या है, हम कहाँ हैं आज। ये उसी साइड की बात कर रहे हैं आप? लौका हो गया, बृंदन नगर हो गया, लौका, गोठा, गऊघाट हो गया, फिर अलीनगर सैदरा हो गया, फिर हमारे जेलकम की स्थिति हो गए, जेलकम नंबर 1 हो गया। मतलब कई गांव हैं ऐसे। मैं आपको जो भी बंदे के पास है ना, उनकी स्थिति आज भी जाकर देखेंगे ना, अब आपको लगेगा कि आज हम कहाँ हैं। हमने देखिए, मैं आपसे कहना चाहूँगा कि लोगों ने पहले वोट किया था। हम विधायक बना के मुख्यमंत्री बनाते हैं। हम विधायक बना के मुख्यमंत्री, ये 12-14 की बात कर रहे हैं। जी, हम विधायक बना के मुख्यमंत्री आते हैं। हमने मुख्यमंत्री को विधायक बनाया था अपना। हमने मुख्यमंत्री को अपना विधायक बना था। और जब मुख्यमंत्री को विधायक बना था ना, उसमें सबने सारी पार्टी छोड़ दी थी। ये लग रहा था कि इस बार हम मुख्यमंत्री को वोट, अपने विधायक को नहीं, मुख्यमंत्री को बना रहे हैं, तो वहाँ सब कुछ बदल जाएगा। उस समय जब मुख्यमंत्री जी यहाँ पर आते थे ना, रातों रात रोड बनती थी। उस समय हम लोग, तो हमें लगा था कि इससे अच्छा समय हो ही नहीं सकता ना, जब हमारा मुख्यमंत्री हमारा विधायक है। लोग विधायक बना के मुख्यमंत्री बनाते हैं, हमने मुख्यमंत्री को अपना विधायक बनाया, लगा था सब कुछ ठीक हो जाएगा। भाई साहब, उम्मीदें यही थी, सबको उम्मीद थी, हर परिवार को उम्मीद थी। मतलब कि मैं आज कह सकता हूँ इस बात को कि अभी कल की स्थिति बताऊँ कि हमारे कार्यकर्ता का एक्सीडेंट हुआ, उसका हाथ टूट गया। हाथ टूटने के बाद आप नहीं मानेंगे, उसको हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं। हॉस्पिटल से उसको हाथ टूटने की स्थिति बता रहा हूँ आपको मैं, हाथ टूटने के बाद भी उसको हॉस्पिटल से रेफर किया था, उसको प्राइवेट हॉस्पिटल लेके जाना पड़ा। आप सोच के देखिए ना स्थिति कहाँ है। हमारे यहाँ शक्ति फार्म सीतागंज में 1 हॉस्पिटल, 2 हॉस्पिटल हैं। 90% मुझे लगता है कि जो थोड़े से भी सीरियस मरीज होते हैं उनको यहाँ इलाज संभव ही नहीं है। सिर्फ यहाँ पर चेकअप करके, यहाँ पर गोलियाँ दवाई के अलावा कुछ नहीं है। वो भी शायद मिलती नहीं मिलती, नहीं कर सकता। 90% मरीजों को यहाँ से जो रेफर कर दिया जाता है। अब सोच के देखिए, एक गरीब आदमी जब हॉस्पिटल जाता है ना, तो उसको उम्मीद होती है चलो हम यहाँ चले जाएंगे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, आपको गारंटी देता हूँ आपको मैं, आप किसी भी मोहल्ले में चले जाइए, आप किसी भी गांव में चले जाइए, आपको हर गांव में, मोहल्ले में ऐसे 10 परिवार मिलेंगे जो पैसे का अभाव में इलाज नहीं करा पाएंगे, या मर गए होंगे या मरने की स्थिति में बैठे होंगे। आप बताइए, इसीलिए हमने चुना था क्या? मुख्यमंत्री को विधायक इसलिए बनाया था क्या? कल की स्थिति बताऊँ, उसको भी रेफर किया गया, वो भी प्राइवेट हॉस्पिटल लेके गया। और ये हर जगह स्थिति है। स्वास्थ्य की स्थिति इतनी ख़राब है आज के टाइम पे, स्वास्थ्य की स्थिति इतनी ख़राब है, एम्बुलेंस को फ़ोन करना पड़ता है। एम्बुलेंस भी फ़ोन करती है तो एम्बुलेंस भी, आपको बताऊं कि अगर आने में इतना टाइम लगता है, एम्बुलेंस के आने में कोई वो नहीं है। आप 1 आबादी यहाँ के माना जाए तो 1 लाख की आबादी है, 1 लाख की आबादी में कोई एम्बुलेंस नहीं है। एक स्थिति क्या है, इतनी बुरी एम्बुलेंस विधायक जी कह रहे हैं 2 शक्ति फार्म में रखवाई हैं और 2 डॉक्टर हैं। एम्बुलेंस का मतलब क्या होता है कि 24 घंटे ड्राइवर पर, यही तो होता ना। आप स्थिति यहाँ पर कोई है नहीं, एम्बुलेंस दी है। मैं कह रहा आप 100 पीस तो कुछ भी बना दीजिए ना, 100 पीस कुछ भी बना दीजिए, लेकिन एम्बुलेंस का मतलब लोगों की मदद। किन लोगों की मदद हो पा रही है, जाके देखिए आप, किन लोगों की मदद हो पा रही है? किसी की मदद नहीं हो पा रही है। मैंने आपसे कहा ना कि आपके यहाँ पर मुख्यमंत्री को हमने विधायक बनाया था, मुख्यमंत्री, तो लोगों के सपने ये थे कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। आज भी हम वहीं खड़े हैं जहाँ से स्टार्ट किया था हमने, लोगों को इलाज कराने के लिए आज भी प्राइवेट हॉस्पिटल में लेके जाना पड़ता है। और जब प्राइवेट हॉस्पिटल जाते हैं ना भाई साहब, आप यकीन मानिए, ये हमारे यहाँ के लोग गरीब लोग हैं,
या तो उनको गिरवी अपना कुछ ना कुछ गिरवी रखना पड़ता है या ब्याज पर पैसे उठाने पड़ते हैं, तब जाके इलाज करा पाते हैं। आज भी स्थिति वहीं की वहीं है, आज कुछ नहीं बदला है। आज कहते हैं विकास की बात करते हैं, आज 11 साल बाद वो जो मेन रोड है वो तो चलो मानता हूँ अच्छे हो गए, आपने चुनाव के टाइम में अच्छा करा दिया, लेकिन आज भी लिंक रोड की स्थिति क्या है क्या नहीं, आप देखिए। आप मैं रोक रहा हूँ बीच में, आप कह रहे हो हमने मुख्यमंत्री को चुना, मुख्यमंत्री ने क्या किया? मुख्यमंत्री ने सूखी नदी का पुल, सिसोना डिग्री कॉलेज, पॉलिटिकल जो है बना दिया, आपका ITI बना दिया, सितारगंज की बात करूं और शक्ति फार्म की, सूखी और सिरसा मार्ग बनाया। ये सब प्रोजेक्ट बनाए हैं बहुगुणा फैमिली ने। जी बिल्कुल, आपने कहा, मैं आपको मानता हूँ। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, 2012 में विजय बहुगुणा जी मुख्यमंत्री बने थे हमारे। 12 से लेकर 10 साल बीत गए। जब वो मुख्यमंत्री तो इन सब चीज़ों का उद्घाटन क्यों नहीं हो पाया, तब काम शुरू क्यों नहीं हो पाया? अब ये विपक्ष में रहे होंगे आप, ये सरकार में थे? मैं आपसे पूछ, ये सरकार में थे ना, वो ये सरकार में थे। आप किसके साथ थे? मैं किसके, मैंने कहा मैं तो लोकल के साथ था ना। मैंने कहा हमने सबने मुख्यमंत्री बनाया, मैंने क्या आपने मुख्यमंत्री बनाया होगा? आप सोचिए, मेरे को छोड़ दीजिए, हर इंसान ने विधानसभा सितारगंज के हर व्यक्ति ने उनको विधायक मुख्यमंत्री बनाया, मतलब मुख्यमंत्री को विधायक बनाने की इसलिए कोशिश की थी कि विकास होगा। 10 साल बीत गए, 11 साल बीत गए। आपसे मैं जानना चाह रहा हूँ, आज अगर पुष्कर धामी उसका उद्घाटन कर रहे हैं, आज वो काम अगर हो रहा है, तो आप बताइए ना, इसका मतलब माना जाए कि जो पिछला 5 साल बीता था मुख्यमंत्री जी का, वो फेल था। अगर आप कह रहे हैं आपने कराया, तो मैं आपसे जानना जरूर चाहूँगा कि जब विजय बहुगुणा जी हमारे मुख्य, तब क्या हुआ, मुझे इसका जवाब दे दीजिए। अगर ये सारे काम आपने कराए हैं, तो मैं जरूर आपसे भी जानना चाहूँगा, और मैं आपसे जरूर पूछूंगा कि अगर आपने सारे काम कराए हैं, तो जब विजय बहुगुणा जी मुख्यमंत्री, तब क्या किया उन्होंने। और दूसरी बात एक समझ के लिए, हमने आपको बम्पर वोट से जिताया। आप आसपास की विधानसभा को देख लीजिए, कौन सी विधानसभा में काम नहीं हुआ? सरकारी पैसा तो आएगा ही ना। शक्ति फार्म में सबसे काम हुआ है। कहाँ काम हुआ है? अगर आप शक्ति फार्म काम करो, सौंदर्यीकरण कौन सा सौंदर्यीकरण? आपके आज इलेक्शन मूवमेंट पे आप इस रोड को लेके 2011 में, आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, हमें धरने पे बैठे थे, बंशीधर भगत जी आए थे। आपको बता दूं, वहाँ 2011 की बात है, उन्होंने जूस पिला के आमरानंद से वो खत्म कराया था। उन्होंने कहा था मार्च से काम शुरू हो जाएगा, 1 अप्रैल से काम शुरू हो जाएगा। अगर उन्होंने कागज में स्वीकृत होने का, जब स्वीकृत तब से हो गया था, तब से अब तक क्यों नहीं है? मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, सिर्फ इलेक्शन के लिए रोका गया था क्या उसको? क्या उन कामों को इलेक्शन के लिए रोका गया था? अगर आप कहते हो इलेक्शन रोका गया, तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। अगर इसलिए रोका गया था, तो आप विपक्ष की भूमिका क्यों नहीं निभाई आपने? क्यों नहीं निभा रहे? लगातार निभा रहे हैं, लगातार निभा रहे हैं, लगातार। मुझे याद है, मैं आपसे कहा कि ऐसा कभी हुआ नहीं होगा, हम एक भी दिन घर नहीं बैठे होंगे, एक भी हम हो समाज घर नहीं बैठे होंगे। आज अगर जितनी बड़ी बातें जो भी कर ले, अगर आप उठा के पूछेंगे मेरे बारे में, लोग बताएंगे आपको कि मैंने क्या किया क्या नहीं किया। विपक्ष की पक्ष की जो भी भूमिका कहते हैं, आज अगर जो भी काम हो रहे हैं, जो भी काम, उन सब कामों के लिए प्रयासरत है, लगातार प्रयासरत रहे हैं। आज मैंने कहा ना कि हमने आपको पहले वोट दिया है, तब आपने हमारे लिए काम करने की कोशिश की है, वो भी पूरा नहीं कर पाए आप। आज आप सिटकुल वाली रोड की बात कर रहे हैं ना, सिटकुल जो पुल की बात कर रहे हैं, अभी कुछ दिन पहले बाढ़ में काम भी नहीं पूरा, टूट गया था। इलेक्शन है इसलिए आपने दोनों साइड से पटरी लगा के उसमें मिट्टी डाल के उसको चालू करा दिया। इलेक्शन के लिए ये काम तो पहले भी हो सकते थे ना। वो लोग तो घर घर जा करके इन्हीं मुद्दों पर वोट मांग रहे हैं। उनकी कंप्लेंट्स में ये छपा हुआ है, सूखी नदी का पुल, सिरसा मार्ग और सौंदर्यीकरण हो गया, तमाम तरीके के वादे। भाई साहब, मैं आपकी सारी बातों को माना। मैंने आपसे पूछ तो रहा हूँ कि अगर आपने कराया था, तो आपके पिताजी ने क्या कराया? हमने आपको पहले वोट किया है, हमने आपको वोट किया ना पहले आपने हमारे लिए कुछ नहीं कहा। हमने आपको बम्पर वोट जिताया था, इसलिए वो भी काम हमारे पूरे नहीं हुए। किरण मंडल जी ने सीट अगर छोड़ी नहीं होती तो ये स्थिति आती नहीं। किरण उन सब शर्तों पर सीट छोड़ दी यहाँ पर कि ये सब काम होंगे। आज तक वहीं के वहीं खड़े हैं। आपसे मैंने कहा ना कि आप कहते हो सिटकुल को देख लीजिए। आप सिटकुल की स्थिति, लोग कहते हैं कि 80% लोगों को रोजगार मिलेगा। मैं गारंटी देता हूँ, सिटकुल में क्या 10% हमारे लोकल के लोगों को रोजगार नहीं है। हमारे लोकल के लोगों को 10% रोजगार नहीं है। और जो पढ़े लिखे भाई ना, जो पढ़े लिख के ITI पॉलिटेक्निक करके जो वहाँ जाते हैं ना, वो भी जो है जब वहाँ जाते हैं तो उनको नौकरी नहीं है। शक्ति फार्म का इस्तेमाल देख के उठा के बाहर फेंक देते हैं, गेट के अंदर घुसने नहीं देते हैं। समझ के देखिए आप, 80% लोग बाहर के हैं। और जो 20% जो 10% लोग काम भी कर रहे हैं ना, वो सिर्फ ठेकेदारों के अंडर में काम कर रहे हैं। उन ठेकेदारों के अंदर, उन दलालों के अंदर में काम कर रहे हैं। आप सोचिए 7 से 8 या 10 हज़ार रुपये मिल रहा है, 11 घंटे 12 घंटे काम करा रहे हैं। उसका जो उनके डायरेक्ट कंपनी में एंट्री नहीं है, उन ठेकेदारों के माध्यम से उनकी एंट्री हो रही है, वो भी उसमें भी पैसे खा रहे हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ आज इस बात की। मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा, पेट की भूख बहुत होती है। आप समझिए ना, आप पत्रकारिता करें, आपका शौक है, मैं मानता हूँ, लेकिन हमारे यहाँ की स्थिति आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं। आप अपने परिवार को देखिए, हमारे परिवार, बाकी लोगों के परिवार को देखिए। हमारे परिवार की स्थिति क्या है? हमारे परिवार की स्थिति क्या? सिटकुल में ये कब तक चलता रहेगा? 20 साल होने जा रहे हैं। मैंने आपसे कहा ना, मैं आपको विश्वास दिला रहा हूँ। कहते हैं दिल्ली में केजरीवाल जी जो कहते हैं वो करते हैं, और मैं आपको बोल रहा हूँ, मेरे भाई और मेरे माता बहने और मेरे सारे लोग जानते हैं, अजय जो कहता है वो करता है। मैं आपको विश्वास दिला रहा हूँ, 10 तारीख को चुनाव की घोषणा होगी, 11 तारीख को सिटकुल में जाके बैठूंगा मैं। जब तक ठेकेदारी प्रथा खत्म नहीं होगी, वहाँ से उठूंगा नहीं। और दूसरी बात,
अगर मैं ठेकेदारी प्रथा खत्म नहीं करा पाया, दोबारा इलेक्शन नहीं लड़ूंगा। अगर ठेकेदारी प्रथा को मैं नहीं खत्म करा पाया, इलेक्शन नहीं लड़ूंगा। अगर हमारे लोकल के लड़कों को, लोकल के भाइयों को, हमारे लोगों को रोजगार नहीं मिला, तो मैं आपको बता रहा हूँ, मैं दोबारा चुनाव नहीं लड़ूंगा किसी भी कीमत। समझ लें फिर ये आखिरी चुनाव है। बिल्कुल आखिरी चुनाव नहीं, ये काम होना है। ये काम, मुझे चुनाव तो मुझे मालूम है ना, मुझे काम करना है और मुझे विश्वास है कि मैं सब चीज़ों करके दिखाऊंगा 100%। क्योंकि मैं आज चुनाव जो लड़ रहा हूँ ना, बेरोजगारी को लेकर लड़ रहा हूँ, पेट को लेकर लड़ रहा हूँ, भूख को लेकर लड़ रहा हूँ। हमारे आज कहते हैं नशा, आप सोच के देखिए मेरे भाई साहब, नशा क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है बताइए। सबसे बड़ी बात समझ के देखिए, हमारे भाई सब पढ़े लिखे लड़के हैं, सब हैं। हमारे परिवार के लोग हैं ना, हमारे परिवार के लोग बहुत बड़े पैसे वाले नहीं हैं। अपना पेट काट के बच्चों को पढ़ाया उन लोगों ने। पेट, जब बच्चों को यहाँ नौकरी के लिए भेजते हैं, नौकरी जो पढ़ लिख के भी लोग वहाँ जाते हैं, जब नौकरी नहीं मिलती है ना, तो घर में आके बोल नहीं पाते हैं। वहाँ जाके लेबरिंग की नौकरी करते हैं और घर में आके बोल नहीं पाते, नौकरी नहीं कर रहे हैं। एक महीने में 30 दिन की नौकरी में, 1 महीने के 30 दिन की नौकरी में 10 दिन काम मिल रहा है, 15 दिन काम मिल रहा है, और घर पे बता रहे हैं कि हम काम फैक्ट्री में जा रहे हैं। जब वो फैक्ट्री जा नहीं पाते, घर पर रुक नहीं पाते, क्या करने, कहीं ना बैठेंगे, और जब बैठेंगे 4 लोगों से बात करेंगे, 4 लोग ऐसे लोग 4 होंगे, उनकी जब उनका दिमाग इतना डिप्रेशन हो जाता है कि मजबूरी में नशा करते हैं। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, जब 100% लोगों का रोजगार होगा ना, तो नशा अपने आप खत्म हो जाएगा। उसके लिए सबसे पहले क्या हुआ, अगर सुबह 8 बजे से लेकर शाम को 5 तक नौकरी करेंगे, या 10 बजे लेकर 5 तक नौकरी करेंगे ना, काम करेंगे, तो थक के आगे घर पे आके बैठेंगे, फिर नशे के लोगों के पास टाइम नहीं होगा। क्योंकि हर आदमी आज इतना डिप्रेशन में है, आप कहीं भी घूम के देख लीजिए, आपको 90% लोग लड़के बता रहा हूँ, आपको दिखाई देंगे जो बेरोजगार हैं या मजदूरी करेंगे, पढ़े लिखे लड़के। आप सोच के देखिए ना, मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप पढ़ लिख के आए, सोच के देखिए। आप यकीन मानिए, आप पत्रकारिता कर रहे हैं, आप भी इस बात को, आपने जन्म भी यहाँ पर हुआ है, आपने परिवार की स्थिति देखिए, आपको क्या है। यहाँ पर कहते जो भी हमारे लोग हैं, हर एक परिवार की स्थिति देखिए क्या है। मेरे साथ ही छात्र संघ के लड़के हैं, अध्यक्ष रहा है, आज उसकी स्थिति, उस सब कुछ करने के बाद पढ़े लिखे लड़कों को नौकरी नहीं है। जब नौकरी नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, तो क्या करेंगे बताइए मेरे को आप। तो आपको क्या लग रहा है, जो वर्तमान सरकार है वो रोजगार पैदा नहीं कर पा रही है? मतलब ही नहीं हुआ। अगर रोजगार पैदा कर पाती, अगर वो लोग काम कर पाते, तो हम लोग होते ही नहीं ना कहीं पे। आज किसी प्राइवेट सेक्टर में कहीं पे भी नहीं है। मैं प्राइवेट सेक्टर की बात करूँ, मैं अभी सरकारी की बात मैंने की नहीं आपसे, मैं तो प्राइवेट सेक्टर की बात कर रहा हूँ आपसे ना। मैं प्राइवेट सेक्टर की बात कर रहा हूँ। आपको बताऊं कि मैं जो भी बात कर रहा हूँ प्राइवेट सेक्टर की, सरकारी की बात कर, सरकार की नौकरी के लिए एकदम फेल है, जीरो है। ये तो सरकारी नौकरी के लिए जीरो है। मैं प्राइवेट सेक्टर की बात कर रहा हूँ, जहाँ पे कराया जा सकता है। लेकिन होता क्या, वहाँ पर लोग जाते हैं, उनकी व्यवस्था हो जाती है, उनको सम्मान मिल जाता है, या पता नहीं क्या मिल जाता है, मुझे नहीं पता। उसके बाद किसी को बोल दे, अगर यहाँ जाते हैं तो वहाँ किसी की नौकरी नहीं मिलती, लोग देख के भगा देते हैं गेट से। अरे भाई साहब, आप बताइए, ऐसे शुक्ला क्या काम, जो प्रदूषण फैला रहा है हमारे यहाँ, जो पानियों में जहर फैल रहा है, और हमारे लोगों को रोजगार नहीं है। ऐसा सिटकुल हमें नहीं चाहिए। हमारे लोगों को काम देंगे तो सिटकुल रहेगा, अगर हमारे लोगों को काम नहीं देंगे तो फिर उस सिटकुल का हमारी जरूरत भी नहीं है। जो हमारे यहाँ के प्रदूषण को खराब करे, हमारे प्रदूषण को खराब करे, हमारे पर्यावरण को खराब कर रहे हैं, तो हमारे लोगों को रोजगार देना होगा, 100% रोजगार देना होगा। अगर मैं रोजगार नहीं दिला पाया तो दोबारा चुनाव नहीं लड़ूंगा। या मैं आपके साथ इस चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ आपको। मैं किस तरीके से फतेह करेंगे चुनाव? भारतीय जनता पार्टी राष्ट्र लेवल की पार्टी है और कांग्रेस पार्टी भी राष्ट्र लेवल की पार्टी है। किस तरीके से इन दोनों के बीच अजय जायसवाल अपनी झाड़ू निकालने वाले हैं? फहीम भाई, मैं आपसे कहना चाहूँगा ना, देखिए, आज तक भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने सिर्फ ठगाया लोगों को। इन दोनों के आपस में 5 साल तू कर ले, 5 साल मैं कर लूँ। जो बीजेपी के नेता हैं वो कांग्रेस में, जो कांग्रेस के नेता वो बीजेपी में। अच्छा, अगर हम बात करें तो आम आदमी पार्टी किसकी बी टीम है? कांग्रेस कहती है भाजपा की बी टीम है, भाजपा कहती है कांग्रेस की बी टीम है। आखिर जो है किसकी टीम? पता चल जाएगा 14 तारीख को, पता चल जाएगा 14 किसकी बी टीम है। ए टीम है, ए टीम, दोनों हमारी बी टीम है। आप सोचिए ना, दोनों हमारी बी टीम है। ये आपको कारण समझ के देखिए ना। नौतेज भाई हमारे हैं, सौरभ भाई हैं। शक्ति फार्म से 80% वोट मैं लेके आऊँगा, तय है ये। मैंने तो किसको खटकेंगे आप? खटूंगा तो सारे नेताओं को खटता हूँ मैं। जब से मेरे होश तो नेताओं को खटकता हूँ मैं, जब से होश संभाला है। मेरी टीम को देखिए आप, एक नेता दिख जाएगा आपको तो मैं कह दूंगा मेरी टीम में कोई नेता नहीं है। मैं नेताओं को तो खटकता हूँ हमेशा, नेताओं को खटकता हूँ, क्योंकि काम करने वाला बंदा हूँ। और जब काम करने वाला बंदा होता है तो नेता को हमेशा खटकता है। और पब्लिक जो माताएं बहनें और जो मेरे भाई लोग हैं, वो उन्हीं को सिर पर बैठाते हैं जो काम करता है आज के टाइम पे। मैंने कहा ना कि आज समझ के देखिए, लोगों ने आज तक ना सिर्फ उनको आज तक वोट दिया है, सिर्फ पार्टी के हिसाब से वोट दिया है। कभी कांग्रेस, कभी बीजेपी, धर्म के नाम पर लोगों को भड़काया गया आज तक। तो ये फ्री का क्या है? 300 यूनिट बिजली फ्री, पानी फ्री। आपको बताना चाह रहा हूँ कि धर्म के नाम पर भड़काया गया लोगों को। सिर्फ वोट जो है जाति को देकर वोट दिया गया। आज स्थिति बदल गई है। आज तक जिन लोगों को वोट किया है सिर्फ पार्टी, हमारे, मैं आपसे भी कहूँगा ना, आपने भी आज तक पार्टी को देख के वोट किया होगा। तीसरा विकल्प आ गया। एक मिनट, मैं आपको बताऊँ, आपने भी आज तक पार्टी को देख के, आप अपने बारे में सोच के देखिए, आपने भी आज तक पार्टी को देख के वोट किया होगा। पहली बार स्थिति ऐसी बनेगी, हमारे जितने भी लोग हैं जिनको वोट करते थे ना, हम किसी कैंडिडेट को नहीं जानते थे, पार्टी को वोट करते थे। आज मेरे
परिवार के लोगों को, मेरे विधानसभा के लोगों को, मेरे माताओं को, बहनों को, बुजुर्गों को, सारे भाइयों को इस बात की खुशी है कि एक तो कैंडिडेट को जानते हैं, कैंडिडेट के काम को देखा है सबने, कैंडिडेट के काम को देखा है, दूसरा उस पार्टी को भी देख रहे हैं जो दिल्ली में काम कर रही है, और दिल्ली में जो काम कर रही है ना उसके तर्ज पे उनको चाहते हैं कि वहाँ यहाँ पर काम हो। आपसे पार्टी की नीति के बारे में बताना चाहूँगा। पार्टी की नीति और दिल्ली में क्या कर रही है पार्टी? सबसे पहले पार्टी की नीति में बताऊँगा कि उत्तराखंड से बिजली खरीद कर अगर 300 यूनिट बिजली फ्री वहाँ दे पा रहे हैं, हम 200 यूनिट बिजली फ्री दे पा रहे हैं, तो सोचिए आप, क्या उत्तराखंड की बिजली उत्तराखंड में 200-300 यूनिट दे नहीं पाएंगे हम? नहीं, अगर हम दिल्ली की बात करें तो वहाँ मैन्युफैक्चर के लिए कंपनियां ज़्यादा हैं, लेकिन यहाँ पर पलायन ज़्यादा है, दूर दूर यहाँ पर पहाड़ी एरिया है। देखिए, सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा ना, हमारी जो जिन बातों को मैं कहना चाहूँगा कि हर चीज़ का मैनेजमेंट तो बहुत अच्छा होना चाहिए। अगर मैनेजमेंट नहीं अच्छा है तो किसी बात को सब कुछ फेल है। आज के टाइम पे क्या जिन नेताओं की बात करेंगे, उन नेताओं को अपना पेट भरने से मतलब है। उनको पब्लिक से कोई फर्क नहीं पड़ता पब्लिक क्या कर रही है। आप मुझे बता दीजिए, ठीक है, क्या मुख्यमंत्री के आवास पे बिजली फ्री में मिलती है, पैसे में मिलती है? आप बताइए। ये तो आप भी देखो, मैं आपसे आपने कहा ना कि सब कुछ मैं मान गया दिल्ली में है, आपसे वो तो सब फ्री है वहाँ। क्यों? वो पैसे कहाँ से आ रहे हैं वो लोग? नहीं, उनको तो गवर्नमेंट की तरफ से मुहैया करवाई जा पापा के घर पर गवर्नमेंट के कहाँ से पैसे ला रहे हैं? गवर्नमेंट पैसे कहाँ से ला रही है? हमारे जेब के पैसे हैं भैया, हम टैक्स दे रहे हैं, जीएसटी हम दे रहे हैं, सब कुछ हम दे रहे हैं, हमारे पैसे हैं। आज एक रोड को बना के देख लीजिए, किसी रोड का देख लीजिए, निर्माण देख लीजिए, 50% 60% कमीशन है उसके अंदर। क्या होगी स्थिति सोच के देखिए, अगर सिर्फ इन चीज़ों को रोक दिया जाए, इन चीज़ों को रोक दिया है। जीएसटी की जो आप सोचिए ना, आप एक राशन का सामान खरीदते हो, क्या बिल लेते हो आप? नहीं। आप सोच के देखो, आप पत्रकार हो, पढ़े लिखे हो, आप बिल नहीं लेते हो, उसका जीएसटी कौन भरता है? जीएसटी कौन भर रहा है? जनता भर रही है। वो पैसे कहाँ जा रहे हैं? गवर्नमेंट के पास जा रहे हैं, टैक्स के रूप में। कैसे? आपने तो बिल लिया नहीं ना। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप पढ़े लिखे हो, समझ लो मेरी बात समझने की, आप पढ़े लिखे हो, आप बिल नहीं ले रहे हो। जब आप बिल नहीं ले रहे हो तो सोचो ना, एक गरीब तबका जिसको कुछ नहीं पता है, क्या वो बिल लेगा? जब वो बिल नहीं ले रहा तो लाखों करोड़ों रुपए का टैक्स हम दे रहे हैं, और वो टैक्स की चोरी कर रहा है। कौन चोरी कर रहे हैं? जो बड़े बड़े लोग हैं, अगर वो पैसा सिर्फ हम लोगों को मिल जाए ना, हमारा कह रहा हूँ कि जिस गांव का जितना पैसा वो जो टैक्स का पैसा दे रहे हैं ना खाने पीने में, वो पैसा खाली गांव मिल जाए, किसी के पैसे की जरूरत नहीं भाई साहब, किसी के पैसे की जरूरत नहीं है। लेकिन इस चीज़ को गवर्नमेंट ने जनता के माइंड में ऐसे डाइवर्ट कर दिया है कि आपके टैक्स के पैसे से आपके लिए रोड, नाली, सड़कें ये बनाई जा रही है, बस। ये टैक्स सिर्फ इसी में सीमित है। मैंने आपसे बोला, आप समझ के देखिए ना, आप 50,000 का लोन ले लीजिए, अब पैसे मत किसी कारण से जमा मत का, आप भी गरीब परिवार से हैं, आप 50,000 का लोन अगर कोई ले लेगा ना भाई, अगर वो पैसे नहीं जमा करा पाएगा ना, उसके घर में रिकवरी हो जाएगी और 500 करोड़ माफ़ कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी मेरे भाई। इसका जवाब कौन देगा? इसका जवाब सरकारें देंगी। कौन पूछेगा? कौन पूछेगा? मैं आपसे तीसरा विकल्प आया है। अब मैं मेरी बात, इसका जवाब कौन बताइए, कौन पूछेगा? आप ही तो पूछोगे ना। मैंने कहा आप जितने भी लोग हैं ना, आप किससे पूछिए कि अगर किसी ने 50,000 का लोन लिया है, क्या लोन कहीं माफ़ हुआ है? लोगों को लोन माफ़ करने खाली ब्याज माफ़ करवा ले तो उसके लिए लोग पागल हो जाते हैं, समझ के देखिए। उसके बाद क्या, जो पैसे आए हैं, जो एक बड़ा आदमी जिसके 500 करोड़, 1,000 करोड़, 2,000 करोड़ गिन भी नहीं पाओगे, लिख भी नहीं पाओगे भाई मेरे, सच्चाई तो वो माफ़ करने में कोई दिक्कत नहीं है। वो पैसा किसका है? हमारे टैक्स का पैसा है ना, या उनके किसी पापा या मम्मी का पैसा है किसी के? हमारा पैसा है मेरे भाई। जब हम मुख्यमंत्री को फ्री बिजली देते हैं, सरकारी योजनाओं में फ्री बिजली देते हैं, सब जगह फ्री बिजली देते हैं, विधायकों को फ्री बिजली देते हैं, सबको देते हैं, इतना लोगों का मानदेय, इतना पैसा लोगों का, किसका पैसा? हमारा पैसा। अगर वो पैसा आप उधर ना देके इधर दे दो तो आपको लगता है पैसे की कमी पड़ेगी? आप सोचिए। भाजपा भी कह रही है हम 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे। आज तक क्यों नहीं दिया? अब तो आप लोग कह दो ना, आज तक क्यों नहीं दिया? आप देखिए दिल्ली में जो केजरीवाल जी ने बोला है वो किया है वहाँ पर। आपके रिश्तेदार भी दिल्ली रहते होंगे, मैं आपसे कहता हूँ, आप अपने रिश्तेदार को फ़ोन करिए, अगर आपको दिल्ली रहते पूछिए, देखिए कि मिल रही नहीं मिल रही है। जो वहाँ किया है वो यहाँ कर रहे हैं, ऐसा नहीं हवा में नहीं बोले लोग, वहाँ पे मुंह से अपना घोषणा देते हैं, और हम यहाँ पे गारंटी दे रहे हैं लोगों को। और लोगों को मालूम है कि दिल्ली में जो बोल रहे हैं, वो दिल्ली में जो बोला केजरीवाल जी ने जो बोला है वो पूरा करेंगे। सबसे पहले आपको बता दूँगा हम लोग क्या देने वाले हैं। सबसे पहले मैंने बताया शेड्यूल की स्थिति मैंने बता दी। दूसरा आपको बताना चाहूँगा, सबसे पहले 300 यूनिट उत्तराखंड में बिजली फ्री देंगे। दूसरा जो है, हर घर रोजगार। जब तक मेरे युवा भाइयों को 18 से लेकर 40 साल के भाइयों को नौकरी नहीं मिलेगी, तब तक उनको 500 रुपये का मासिक भत्ता दिया जाएगा। 5,000 रुपये का मासिक भत्ता दिया जाएगा, 5,000 का मासिक भत्ता दिया जाएगा, तब तक जब तक उनको नौकरी नहीं मिलती। एक परिवार में कितने जितने बेरोजगार होंगे, अगर पढ़े लिखे बेरोजगार हैं, जो हो रहे हैं पढ़े लिखे बेरोजगार, उन सबको दिया जाएगा। एक परिवार में जब भले ही 5 लोग हों, 5 लोग, उनसे काम कराया जाएगा। मैंने कहा आप सच समझ देखिए ना कि ऐसा नहीं है कि आपको मुंह से खाली कह दिया जाएगा, हर चीज़ की प्लानिंग है। जब प्लानिंग होगी तो सब कुछ हो पाएगा। एक परिवार में अगर 10 लोग को रोजगार चाहिए और 10 लोग पढ़े लिखे हैं, काम करने वाले हैं, तो उन 10 लोगों को दिया जाएगा, क्योंकि उनसे काम भी कराया जाएगा।
ऐसे बहुत सारे काम है जो वो कर सकते हैं। आज स्कूल को देखिए आप, स्कूलों में क्या है, पढ़ाई स्टाफ नहीं है, टीचर नहीं है। अगर आप भर्ती नहीं कर पाए तो उन लड़कों को लगा दो, 5,000 में सोचिए लड़के मिल रहे हैं आपको। आप सोचिए ना, 5,000 रुपये का सिर्फ आपको भत्ता दे रहे हो, उसमें आपको 1,000 लड़के मिल जाएंगे, पढ़े लिखे लड़के। आप किसी भी काम में लगा के देखिए ना, वो आज के टाइम में करो, किसी भी काम में, पुलिस में, आप जिस विभाग में जाइए वहाँ लोग नहीं है, समझ के देखिए आप, लोग नहीं है ना, मानोगे आप, किसी भी विभाग में लोग नहीं है। आप सिर्फ उन 5,000 रुपये को भत्ता देंगे, अगर उनको 5-5 दिन का 10 दिन का भी काम दे रहे हैं ना, तो मानिए आप 5-5 हज़ार रुपये क्या 10,000 रुपये लोगों को दे सकते हैं। आपको तकलीफ भी नहीं होगी, उन सबसे काम कराया जाएगा और कोई दिक्कत भी नहीं होगी। ये सब दिल्ली में हो रहा है। बिल्कुल 100%। 100% मैं आपका, आप अपने लोगों से फोन करके बातों को देखिए, आपको पता चलेगा क्या क्या नहीं है। जब तक बात नहीं करोगे लोग, देखिए मीडिया, या मैं ये बात नहीं कहूँगा, मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहूँगा भाई ना, कि आज के टाइम में सच्चाई दिखाने की आपको भी ज़रूरत है। आप बिल्कुल सच के साथ मैं मानता हूँ, लेकिन आज मजबूरी ही है, अगर आप नहीं समझोगे, हम नहीं समझोगे ना, तो दिक्कत किसी के साथ नहीं, हम लोगों के साथ ही है। हम लोगों ने जन्म यहाँ पर लिया है, हम लोगों ने जन्म यहाँ लिया है, हमारी मृत्यु कहीं पर भी होगी ना भाई, हमको लाया यहीं पर जाएगा। और अपने हमारे मातृभूमि के उस पर हमारा इतना फर्ज तो बनता है कि हम उस चीज़ को आगे आगे करें और लोगों से उस बारे में बात करें। मैं दूसरी बात कहना चाहूँगा, तीसरी गारंटी है तीर्थ यात्रा। हमारे कितने परिवार के लोग हैं, जो बुजुर्ग हैं या घर के लोग हैं, बड़े लोग हैं, हर माताएं बहनें चाहती हैं कि किसी तरीके से हम लोग जो है किसी तीर्थ यात्रा कर पाए, लेकिन पारिवारिक स्थिति ना होने के कारण हम तीर्थ यात्रा नहीं करा पा रहे हैं। दिल्ली में तीर्थ यात्रा के लिए स्पेशल ट्रेन है, हिंदू भाइयों के लिए अयोध्या जाने के लिए ट्रेन है, जो ट्रेन एसी ट्रेन है, एसी होटलों में लेके रोक रहे हैं, वहाँ खाना पीना खिला के तीर्थ यात्रा दर्शन करा के वापस लेके आ रहे हैं। दिल्ली वाले हो आए। बिल्कुल हर साल जा रही है ट्रेन। मुस्लिम भाइयों के लिए अजमेर शरीफ की, और हमारे जो सिख भाई हैं उनके लिए करतार साहिब की जो निःशुल्क यात्रा की सुविधा है। चौथी गारंटी है, 18 साल से ऊपर की जितनी भी माताएं बहनें हैं उन सबको 1,000 रुपये की सम्मान राशि दी जाएगी। 1,000 रुपये की सबको पेंशन की ही तरह है, पेंशन की तरह, लेकिन सम्मान राशि है। आप सोचिए ना, एक माता को, एक बहन को अगर 1,000 रुपये की सम्मान राशि मिलेगी ना, आप यकीन मानिए आज के टाइम पे आपकी माँ है समझ के देखिए, आपकी माँ या आपकी भाभी है समझ के देखिए, उनको पैसे की जब जरूरत होती होगी ना, तो या तो आपसे मांग रही हैं, या आपके पिताजी से मांग रही हैं, आपके भाई से मांग रही हैं। उनके पास अपना कुछ भी नहीं है। 60 साल से ऊपर के तो पेंशन मिल जा रहा है, लेकिन 60 साल से नीचे जो लोग हैं, अब उनको अगर 10-20 रुपये की जरूरत है अपने बच्चों को देने के लिए, तो अब मैं कह रहा कि आपके भाई को, आपके भाई के बेटे को, आपकी भाभी को पैसे देने के लिए भी आपके भाई से मांगना पड़ रहा है। तो सोचिए वो किसके बचे हैं, भाई से। अपने पैसे जब दे पाएंगे अपने हाथ से ना, तो उनके मन में जो खुशी होगी ना, वो खुशी को आप समझ नहीं सकते। बात 1,000 रुपये की नहीं, बात सम्मान की है। उस सम्मान के लिए 1,000 रुपये की मासिक सम्मान राशि दी जा रही है। और 5वीं गारंटी है कि शहीद स्वजनों, जो हमारे शहीद हुए स्वजन हैं, उन सबको 1 करोड़ रुपये की सम्मान राशि दी जाएगी। वो पूर्व फौजी भाई जितने भी हैं उन सबको सरकारी नौकरी दी जाएगी। पूरा ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है आपने। ब्लूप्रिंट आपको बताना चाहूँगा, पूरा तैयार कर रखा है कि ये आज का नहीं है। मैंने जब से होश संभाला है तब से इन सब बातों को मैं नोट कर रहा हूँ। आपको बताऊँगा जब सुनेंगे। अच्छा, टाइम पार्टी के अलग अजय जायसवाल का भी कुछ? हाँ, पार्टी के तो जो थे बता रहा हूँ, बाकी अपना भी बता रहा हूँ, आपको समझ में आएगा मैं क्या बता रहा हूँ। सिडकुल में 80% स्थानीय को रोजगार दिलवाना मेरी प्राथमिकता होगी। सिडकुल में ठेकेदारी प्रथा है वो ख़त्म कराऊंगा किसी भी कीमत पर। हर गांव में मिलेगा मुफ्त व बेहतरीन इलाज। हर बच्चे को विश्व स्तरीय शिक्षा दिलाएंगे। व्यापार एवं पर्यटन को उत्तराखंड का नंबर एक राष्ट्र होना भी चाहिए, क्योंकि उत्तराखंड एक जो है पर्यटन जो है स्थल है। सीतांग की बात करूंगा, सीतांग में ऐसे कितने पॉइंट हैं जिसको पर्यटन का बढ़ावा दिया। आप मानोगे नहीं मानोगे इस बात के लिए? डेवलप हो जाए तो हो जाए, है ना? क्या क्यों नहीं सोचा, बताइए मेरे को आज तक आप इन लोगों ने? मुझे ऐसा लगता है सब पॉलिटिकल पार्टी सिर्फ खनन पे ध्यान देती है। मैंने कहा खनन का मुद्दा ही नहीं है हमारे इसमें, खनन का मुद्दा ही नहीं है। क्योंकि मैंने कहा ना कि खनन का मुद्दा ही नहीं है। अब आपको बताऊंगा, सुनिए। दूसरा, मलिन बस्ती व हमारे यहाँ भूमिहीन लोग हैं, उनको जो है मालिकाना हक दिलाना बहुत ज़रूरी है। आज छोटे छोटे गरीब लोग हैं जिन्होंने अपनी ज़मीन खरीदी है, 50-60 साल से लोग रह रहे हैं, आज तक उनको भूमिधरी अधिकार नहीं मिला है। ये मुद्दा हर पॉलिटिकल पार्टी के मैनिफेस्टो में होता है हर बार। मैं जिस दिन से मैंने होश संभाला है तब से उस मुद्दे पर लड़ रहे हैं। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, मेरी केजरीवाल साहब से बात हुई, मेरी कोटियाल साहब से बात हुई इस मुद्दे पर। मैं जितनी मैं आपको बोलूँगा उन सारे मुद्दों पर बात हुई। मैंने उनसे कहा है इसे पूरा करना हमारा पहला कर्तव्य है। अगर इसमें से एक भी चीज़ पूरी नहीं हुई तो मैं दोबारा चुनाव नहीं लड़ूंगा, ये मैं वादा कर रहा हूँ आपसे फिर से। फौज में जाने के लिए हमारे युवा भाई हैं जो फौज में जाना चाहते हैं, उनके लिए यहाँ पे कोई भी ट्रेनिंग सेंटर नहीं है। यहाँ पे मैं कर्नल कोटियाल जी की जो ट्रेनिंग एकेडमी है उसको यहाँ खुलवाऊंगा, और यहाँ से जितने भी हमारे भाई हैं जो फौज में जाते हैं उनकी ट्रेनिंग दिलवाऊंगा, ताकि उनको फौज में जाने में दिक्कत ना हो। घरों के ऊपर से जाती हुई जो बिजली की लाइन जाती हैं, वैसे आपको पता नहीं बहुत छोटी समस्या है बिजली के ऊपर से जाना, लेकिन आज 90% लोगों को वही समस्या है। घरों के ऊपर से लाइट जा रही है और ठीक कराने के पैसे लाखों रुपए, 1,000 रुपये मांग रहे हैं। और गरीब आदमी की स्थिति नहीं है जो अपना घर बनाने के लिए अपने आपको दिहाड़ी मजदूरी करके घर बनाता है ना, उसके वो 10,000 5,000 देने के लिए नहीं है। उनको मैं हटवाऊंगा, मैं आपको वादा कर रहा हूँ।
अस्पतालों को नई सुविधायुक्त बनाऊंगा, जिनका इलाज यहाँ 100% लोगों का इलाज यहाँ कराऊंगा फ्री में, और बाई चांस जिनका इलाज यहाँ नहीं हो पाएगा किसी कारण से, जो बहुत बड़े ऐसे केस होंगे, उनका इलाज दिल्ली में फ्री कराऊंगा। आवास के नाम पर हर गांव में देखिए आवास के नाम पर ठगी हो रही है, लोगों को आवास के नाम पर पैसे लिए जा रहे हैं, और मैं गारंटी दे रहा हूँ कि आवास के नाम पर जो वसूली को पूरी तरीके से रोका जाएगा। विधानसभा सीतागंज के अंदर सत्यवाम सीतागंज और लौका गोटा जितने भी हमारे गांव हैं, मैंने अभी कुछ गांवों का नाम बताया, मुस्लिम गांवों का नाम बताया, कुछ बंगाली गांवों का नाम बताया, जहाँ की स्थिति इतनी दयनीय है ना भाई साहब, यकीन मानिए वहाँ जाकर लगता है कि क्या है, आज हम कहाँ पे हैं। हम तो गरीब हैं, लेकिन जब उनको गरीबी देखते हैं तो लगता है वो तो कहीं है ही नहीं। जब आप अपने घर में घुसेंगे ना, आप यकीन मानो आपको तरस आएगा, अपने ऊपर तरस आएगा कि आज हम कहाँ हैं, जहाँ हमारे यहाँ सब कुछ है, आज तक इतने लोगों ने राज किया, सब कुछ कहते रहे, लेकिन बाहर के लोगों को अपने लोगों में फ़र्क इतना है ना, अपने लोगों को दर्द दिखाई देता है, बाहर को लोगों को दर्द दिखाई देता है। यहीं पर मैं बात करूंगा कि अभी टैक्स पेयर के पैसे से जो है नेताओं को तो दी जा रही है, लेकिन ये पैसा खर्च होना चाहिए आवास पे, गरीबों को आवास। मैंने क्या बोला, विधानसभा क्षेत्र के अंदर के जितने भी कच्चे मकान हैं, अगर उनको पक्का नहीं करा पाया 5 साल में तो दोबारा चुनाव नहीं लड़ूंगा। एक भी कच्चे मकान अगर रह गए 5 साल के अंदर तो दोबारा चुनाव नहीं लड़ूंगा, ये मैं वादा कर रहा हूँ आपसे। विधानसभा सीतागंज के लोगों को अभी आपको बताऊं कि आय जाति की बहुत बड़ी समस्या जो तहसील से काम होते हैं, तहसील से काम होता है, अगर तहसील से कोई काम होता है ना तो उसके लिए दलाल पकड़ना पड़ता है, उसके बिना संभव ही नहीं है जो काम करा पाए। जब संभव नहीं काम करा पाए तो स्थिति क्या होती है। अब मैंने क्या सोचा है कि जिन लोगों को तहसील आय जाति पेंशन बनाने के लिए जो छोटे मोटे काम है, जिन लोगों के लिए वहाँ जाना पड़ता है, मैं ये कहना चाहूँगा उनके लिए हर गाँव में एक कार्यालय खोलूँगा, हर गांव ग्राम स्तर पे एक कार्यालय खोलूंगा। वहाँ एक आदमी होगा जो उन सब कामों के लिए वहाँ बैठ के कराएगा, उनको तहसील के चक्कर नहीं लगाना पड़ेंगे, वहाँ से पूरा करके उस कागजों करके उनके घर तक वो सुविधा पहुँचेगी। ये मेरी जिम्मेदारी है, आय जाति या किसी भी चीज़ के लिए, पेंशन जो भी हमारे सरकारी काम है उनके लिए वहाँ बैठेगा, तहसील के चक्कर लगाने नहीं पड़ेंगे, जिससे जो इन सब के नाम पर अवैध वसूली हो रही है उसको रोका जाएगा। विधानसभा सीतागंज के हर गाँव को सुरक्षित बनाने के उद्देश्य से हर गाँव को CCTV से लैस किया जाएगा, हर गांव को CCTV से लैस किया, हर रोड को गलियों को CCTV से लैस किया जाएगा। तो मुझे लगता है क्राइम वैसे ही खत्म हो जाएगा। मैंने आपसे कहा ना, हमारे यहाँ बंग भवन है, जिसका सौंदर्यीकरण, क्योंकि हमारे यहाँ मैं जहाँ रहता हूँ, मैं इसमें मुझे कहने में कि अगर मैं अपने समाज की बात करूँ तो आज मेरा समाज मेरे बंगाली भाई हैं, मैं आपको बंगाली भाई हैं, मैं आपको कह सकता हूँ कि मैं आज 2 टाइम चावल खाता हूँ। कहते हैं जहाँ आदमी रहता है वहाँ का परिवेश से हो जाता है, तो मेरा जन्म यहाँ पर हुआ, मेरे साथ के सारे लोग तो आज के टाइम में मैं कह सकता हूँ कि जो हमारे बंग भवन है, बंग भवन को सौंदर्यीकरण किया जाएगा, पुस्तकालय का निर्माण कर वहाँ पढ़ने के लिए बंगाली अध्यापक की व्यवस्था करूँगा, बंगाली सब्जेक्ट। जी हाँ, बंगाली अध्यापक, ताकि बंगाली की शिक्षा को लोगों को लिखने पढ़ने में थोड़ी दिक्कत है, जो नए लड़के हैं वो बंगला लिख नहीं पाते, तो मैं चाहता हूँ कि वो हर बच्चा जो है बंगला लिख पढ़ सके। विधानसभा सीतागंज में लो वोल्टेज की बहुत बड़ी समस्या है, लो वोल्टेज की बहुत कोने बहुत लो वोल्टेज की समस्या है। उन सारे ट्रांसफार्मर को बदलवाकर और जो हर गांव में जाएंगे आप झूलते हुए तार दिखाई देंगे आपको। आज की बात कर रहा हूँ, इतने विकास के बाद की बात कर रहा हूँ मैं आपसे, जो बात कर रहा हूँ आप माइक कैमरा उठाइएगा, माइक उठा घूम के देखिएगा, हर गाँव में झूलते हुए तारों की दिक्कतें हैं, उन तारों को बदलवा कर उन झूलते हुए तारों को निजात दिलाऊंगा, हर छोटे ट्रांसफार्मर को बढ़ाऊंगा ताकि लो वोल्टेज की समस्या खत्म हो जाए। जब मैं नगर पालिका का चेयरमैन था ना, यहाँ मैंने एक लाइट की व्यवस्था करवाई थी, ऑटोमेटिक लाइट की, जो रात होने पर अपने आप जल जाता था और सुबह अपने आप बंद हो जाती थी। सोलर लाइटें नहीं थी, वो सोलर लाइटें सोलर अब आ रही हैं, उसमें सोलर लाइटें नहीं, लेकिन उन लाइटों पर मैंने वो व्यवस्था कराई थी कि रात होते ही लाइट अपना जल जाती, सुबह होते ही लाइट अपने बंद हो जाती थी, ताकि लाइट का मिसयूज ना हो। मैं आपको विश्वास दिला रहा हूँ, हर मोहल्ले हर गली में ऑटोमेटिक लाइट की व्यवस्था कराऊंगा, जो रात शाम होते अपना जल जाएंगे और सुबह होते अपना बन जाएंगे। मैंने किया है नगर पंचायत यहाँ शक्तिगढ़ में। बहुत लंबे बिंदु बना रखे हैं आप। जो मैं करूंगा वो लंबे बिंदु नहीं है, ये वो बिंदु है जो मुझे करना है। अगर मैं इन बिंदुओं में नहीं कर पाया तो आपको विश्वास दिला रहा हूँ, मैं दोबारा चुनाव नहीं लड़ूंगा। अगर इनमें से एक भी बिंदु में छूट गया, मैं आपको विश्वास दिला रहा हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ मेरे परिवार के लोगों को जरूरत क्या है। मेरे परिवार के लोगों को बहुत बड़ी चीज़ों की जरूरत नहीं है। मैं जो समस्या बताऊँ, छोटी समस्या बता रहा हूँ आपको, बहुत बड़ी समस्या नहीं बता रहा हूँ कि बहुत बड़ी समस्या बता रहा हूँ, बहुत छोटी समस्या। ऐसी समस्या लगता है इन समस्याओं पर वर्तमान सरकार विफल रही है? उनको तो पता ही नहीं समस्या भी है, उनको पता ही भी नहीं है समस्या, वो समस्या नहीं समझते इसको। उनके लिए बेरोजगार कोई समस्या ही नहीं है ना, उनके लिए बेरोजगारी कोई समस्या नहीं है, उनके लिए कच्चा मकान कोई समस्या ही नहीं है ना, उनके लिए पेट में भूख कोई समस्या ही नहीं है। अब कैसी बात कर रहे हैं भाई साहब? वो समस्या अगर होती तो 20 सालों में, उत्तराखंड बहुत छोटा सा राज्य है, 20 सालों में अगर सोचा होता तो क्या संभव नहीं था? हमने मुख्यमंत्री को अपना विधायक बना लिया, अब प्रधानमंत्री को बनाया तब जाके ठीक होगा क्या? मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि प्रधानमंत्री को बनाया तब जाके ठीक होगा क्या? बच्चों को आधुनिक सुविधा सहित खेलने के सामान सहित आधुनिक पार्क बनाएंगे हर ग्राम सभा स्तर पर। हर ग्राम सभा स्तर में
ये ज़मीन कहाँ से आएगी? हर गांव में ज़मीन है, जाके देखिए तो सही आप जाके देखिए, हर गांव में ज़मीन है। सिर्फ ज़मीन को लोगों ने कब्जा कर रखा है, जो मजबूत लोग हैं, जो पार्टी के लोग हैं, रसूखदार लोग हैं। तभी तो मेरा किसी से, मेरे ख्याल मेरा नेता ही नहीं एक भी। मैंने कहा मुझे आम लोगों की बात पता है, आप जाके सर्वे तो करा के देखिए, आपको हर गाँव में ऐसी इतनी जगह मिल जाएगी, कोई हद नहीं है। सीतागंज विधानसभा के हर गाँव में युवा एवं बुजुर्गों के लिए ओपन जिम की व्यवस्था करूंगा, सब सामान सहित। बुजुर्गों के लिए भी? सबके लिए ओपन जिम, जो पार्क में ओपन जिम होता है, हर ग्राम स्तर पे, जो मैं बोल रहा हूँ हर ग्राम स्तर की बात कर रहा हूँ आपसे मैं, हर ग्राम स्तर की बात कर रहा हूँ, हर ग्राम स्तर में होगा। जो मेरे भाइयों को जिम जाना पड़ता है, पैसे देंगे, कई लोग जा नहीं पाते, वहाँ ओपन जिम की व्यवस्था कराऊंगा। ओपन जिम में मेरे भाई, मेरे पुराने मतलब मेरे बुजुर्ग लोग या मेरे भाई, हर आदमी वहाँ जा पाएगा। और 24 घंटे जब ओपन रहेगा तो ओपन है, कोई बंद तो है नहीं, कोई टाइमिंग तो है नहीं उसकी, जिसको जब सुविधा होगी वो जा पाएगा। सीतागंज विधानसभा के हर गाँव के लोगों के लिए हर ग्राम स्तर के उस पर एक एम्बुलेंस की व्यवस्था कराऊंगा। हर ग्राम में? हर ग्राम स्तर पर, हर ग्राम स्तर में एम्बुलेंस की व्यवस्था कराऊंगा। मैं फिर से बार बार को बोल रहा हूँ, अगर मैं इन चीज़ों को नहीं कर पाया तो दोबारा चुनाव नहीं लड़ूंगा। इस बात को बार बार रिपीट कर रहा हूँ, बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि अगर इन जो मैं आपको आज घोषणा मैं यहाँ बोल रहा हूँ, अगर उनको नहीं कराऊंगा दोबारा चुनाव नहीं लड़ूंगा। विधानसभा सीतागंज में पार्किंग की बहुत समस्या है, पार्किंग के लिए पूरी व्यवस्था कराऊंगा। बस, टेम्पू व जितने भी टुकटुक हैं उनके लिए स्टैंड की व्यवस्था करूंगा। उन सब हमारे विधानसभा में हर गांव गली में निकासी की बहुत बड़ी समस्या है। निकासी, इतनी दिक्कत है निकासी के लिए हर आदमी परेशान है आज के टाइम पे। किस चीज़ की निकासी? पानी की निकासी के लिए। छोटा सा बरसात होता है, घर का पानी निकलता है, निकासी की व्यवस्था नहीं है, रोड पे पानी आ जाता है, आज तक किसी ने ध्यान नहीं दिया। मैं गारंटी देता हूँ उन सब की निकासी की व्यवस्था कराऊंगा। और जितने भी कच्चे रास्ते हैं उन रास्तों को पक्का कराऊंगा। ये सब अजय जायसवाल की तैयारियां हैं जी। विधानसभा सीतागंज में आप देखेंगे जो गरीब परिवार है, जिनको सही में बीपीएल कार्ड मिलने चाहिए, उनके बीपीएल कार्ड नहीं है। एक गरीब परिवार, आप यकीन मानिए, जब उनके घर में जाकर देखेंगे ना तो उनके घर में बीपीएल कार्ड नहीं है, और जो जिनको नहीं मिलना चाहिए उनके पास है। आप यकीन मानिए, मैं उन सब गरीब परिवारों को बीपीएल कार्ड दिलवाऊंगा किसी भी सूरत में। अगर नहीं दिलवा पाया, फिर से कह रहा हूँ आपसे, मैं दोबारा चुनाव नहीं लड़ूंगा। हर परिवार में, बड़ा परिवार होने के बाद राशन कार्ड, हर परिवार अलग खाना बना के रहने लगा है, उसके बावजूद परिवार का राशन कार्ड अलग नहीं बने। हर परिवार के लोगों का, हर एक का राशन कार्ड अलग बनवाऊंगा, ये मैं वादा कर रहा हूँ आपसे। मैं सीतागंज विधानसभा के अंदर आवश्यक स्थानों पर सामुदायिक भवन व रैन बसेरा बनाऊंगा, ताकि लोगों को शादी बारात बहुत सारी दिक्कतों को परेशानी करनी पड़ती है। यहाँ कोई ऐसी समस्या है नहीं कि जहाँ पे शादी विवाह करा पाए, और हमारे लोग इतने मजबूत भी नहीं है कि कहीं से जाके बाहर जाकर होटल में जाकर करा पाए, तो उन सबके लिए व्यवस्था करूँगा। माताओं, बहनों व युवा को स्वरोजगार दिलाने के लिए उनकी जो ट्रेनिंग दिलाऊंगा, और उनको बैंक से ऋण दिलाऊंगा। ऐसे नहीं करूंगा कि सिर्फ इसलिए पैसा दिलाऊंगा कि हमको वोट करें। मैं उन सब लोगों को ऐसे मजबूत करूंगा ताकि जब वो मजबूत होंगे तो उनका घर मजबूत होगा, घर मजबूत होगा तो परिवार मजबूत होगा, परिवार मजबूत होगा तो हमारा क्षेत्र मजबूत होगा। हर परिवारों को सब्सिडाइज लोन दिलाकर उनकी आय बढ़ाने के लिए जो हस्तशिल्प जो कार्य हैं, उन कार्यों को कराना मेरी जिम्मेदारी होगी। ऑनलाइन कराए जाने वाले सारे कार्य, ऑनलाइन जितने भी कार्य किए जा रहे हैं, उन सारे कामों के लिए जो हम हर गांव में एक वो खोल रहे हैं, हम अपना ऑफिस खोल रहे हैं, उसमें वो निःशुल्क काम करेंगे। जैसे बिजली का बिल जमा करना, निःशुल्क ड्राइवर लाइसेंस बनाना, निःशुल्क आधार कार्ड की दिक्कतों को दूर करना, विधानसभा क्षेत्र को नशामुक्त बनाने के लिए नौजवानों के भविष्य को उज्जवल बनाने का प्रयास करूँगा। हर गाँव के मुख्य चौराहे पर एक शिकायत बॉक्स लगाया जाएगा, एक नंबर अलर्ट किया जाएगा जिस पर आप अपनी शिकायत डायरेक्ट मुझसे कर पाएंगे। आप हर समस्या के लिए एक नंबर होगा, जिस नंबर पर आप कॉल करेंगे तो आपकी जो समस्या होगा वो आदमी उस आदमी से बात कराएगा, आपके घर पहुंच के आपकी समस्या का समाधान कराएगा। 28 बिंदु हो गए आपके? अभी बहुत बिंदु है भाई साहब, थोड़ा समय तो देना ही पड़ेगा। पहली बार बिल्कुल पहला इंटरव्यू है, आपकी मांग पे ही होगा। स्टाम्प पे हमारे लोगों ने, जो बहुत पुराने लोग हैं, 40 से 50 साल से लोग आए हैं, स्टाम्प पे जो गरीब लोग हैं अपना पेट काट कर मजदूरी करने वाले स्टाम्प पे ज़मीन खरीदी हुई है। यहाँ पर 1 काठा 2 काठा, हमारे यहाँ के लोग भाषा में 1 काठा 2 काठा कहते हैं। जैसे छोटी छोटी जगह होती है जो घर पर बनाने के लोग रहते हैं, और लगातार घर बना के रह रहे हैं वहाँ पर 40-50 सालों से। उन समस्त लोगों को, गरीब परिवारों को मैं मालिकाना हक दिलाऊंगा, ये मेरी प्राथमिकता होगी दिखाना। सिडकुल से जोड़ते हुए जितने भी राजनगर या निर्मल नगर जो भी हमारे हैं, जहाँ पे सिडकुल से जोड़ते हुए रोड है, वहाँ झूला पुल बनाने का प्रयास करूँगा, 100% प्रयास करूँगा, और मैं बना के दिखाऊँगा। मैं जिस क्षेत्र में रहता हूँ वहाँ की बहुत बड़ी समस्या है एससी जाति को लेके। जब से मैंने होश संभाला है तब से एससी जाति के लिए लोग मांग कर रहे हैं
मैं उसके लिए भरसक प्रयास करूंगा, और जब तक नहीं मिलेगा तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। मैं अपने बंगाली भाइयों को एससी की जाति का दर्जा दिलाने के लिए मुझसे जो बन पड़ेगा, मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ, जो बन पड़ेगा करूँगा। चाहे मुझे विधानसभा में ऊपर से नीचे भी कूदना पड़े, मेरे को रोज़ जगह धरने पे बैठना पड़े, मैं बैठूंगा, उठाऊंगा और उसको पूरा करने की कोशिश करूँगा। मैं किसानों को मिलेगी फसल की पूरी कीमत। धान गेहूँ 25 रुपये, गन्ना 400 के दाम पर दिया जाएगा। किसानों का मुद्दा भी रखा गया है। बिल्कुल, सारे मुद्दे हैं जो रखा गया है। ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जो रखे गए हैं। अभी आपको तो कई मुद्दे हैं जो मैं आपको बता नहीं पा रहा हूँ कि समय बहुत ज़्यादा हो गया। फाइल लेके बैठाऊंगी। मुझे देखिए, तो मैंने कहा ना कि जिन समस्याओं की बात कर रहे हैं ना हम, जिन समस्याओं की बात कर रहे हैं, आप सोचिए, देखिए ना, आपने इतना इंटरव्यू किया है, आप सोचिए क्या कभी इन समस्याओं को किसने ध्यान दिया आज तक? मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ। मुझे नहीं लगता कभी भी किसी भी इंटरव्यू में किसी भी पॉलिटिशियन ने इन मुद्दों पर बात की हो। आप सोचिए, हमें जरूरत सबसे पहले किस चीज़ की है? सबसे पहले पेट और रोजगार। हमारा रोजगार नहीं होगा तो क्या कुछ भी संभव है हमारे लिए? हमारे परिवार, आप पत्रकारिता कर रहे हैं, अगर आपके परिवार के लोगों को खाना ना मिले तो काम चलेगा? बिल्कुल नहीं। सबसे, और आप सोचिए ना, हम लोग की स्थिति कहाँ पर, हम लोग कहाँ पर हैं? अब जितने भी भाई लोग हैं, मैं सबसे कहना चाहूँगा, आप अपनी स्थिति सब कुछ छोड़ दीजिए ना। आज भी नहीं समझेंगे। आज तक बाहरी लोगों ने आके हम पर राज किया है। आज तक बाहरी लोगों ने हम पर राज किया है। जो भी आए हल्द्वानी से, फिर समझ लीजिए आप टिहरी गढ़वाल से, बाहर से, सब लोग बाहर से राज किया। इतने सालों में क्या लोकल का कोई नहीं था? उस समय तो चलो सीट आरक्षित थी, आज तो सीट आरक्षित नहीं है ना। अब हम लोगों को समझना होगा, अपने आप को इतनी पावर देनी होगी। हमारे वोट की बहुत कीमत है, उन वोटों की कीमत नहीं समझेंगे तो हम जहाँ थे वहीं खड़े रहेंगे। इस बार वो निर्णायक दौर है, जिस दौर में हर गरीब आदमी अपने आप को ऊपर पहुंचेगा, क्योंकि इन 20 सालों में अपने आप को ठगा महसूस किया है उसने। कांग्रेस को वोट देके या बीजेपी को वोट देकर ठगा महसूस किया है। आप सोच के देखिए ना। आज मैं एक बात ये जरूर कहना चाहूँगा ना कि आज लोग मुझे वोट नहीं कर रहे हैं, लोग अपने आप को वोट कर रहे हैं। आप जिससे मिलेंगे ना वो अजय है। आप जिससे बात करेंगे, आप कह रहे हैं, आपको कैमरा का इंटरव्यू लिया था जिसके लिए आपने बताया कि मेरी माता कह रही है वो हमारा है, हमारा बेटा है। सच यही है। मैंने कहा ना, सच यही है। आज लोग बोल नहीं पा, डर के मारे कि कुछ बोल देंगे तो लोग फेसबुक लिख देंगे तो केस हो जाएगा, कुछ बोल देंगे तो चौकी चले जाएंगे। लेकिन ये चीज का जिक्र हर कोई पॉलिटिशियन कर रहा है कि मुकदमेबाजी बहुत चल रही है ना। देखिए, अब हो रहा है ना, समझ के देखिए ना, हो रहा है। अजय जायसवाल पे कितने मुकदमे हैं? अजय जायसवाल में मुकदमे करना भी इतना आसान होता तो अब तो मर चुका होता है। ये बात देखिए, मैंने कहा ना, मैंने कहा कि डर, जो डरता है उसको डराया जाता है, और जो डरता नहीं उसको डराया नहीं जाता। मेरे लिए तो एक ही रास्ता है, उसको, मेरे को अगर कुछ करना है तो डराया तो नहीं जा सकता, मुझको भी ख़त्म किया जाता है, बस। उसके अलावा कोई रास्ता है नहीं। तो कोशिश थी वो आपके जो है चेयरमैनी के चुनाव में? आप सोचिए ना, आप केंद्र में आपकी सरकार, राज्य में आपकी सरकार, सब कुछ आपका। उसके बाद निर्दलीय चुनाव लड़ा था मैं। मेरी नामांकन रैली को देखकर अगर आप लोगों को पर्चा खारिज कराने की जरूरत पड़ी तो अब क्या कहा जाएगा? अगर आपको डर नहीं होता तो आप पर्चा खारिज तो नहीं कराते ना, लड़ने देते ना मेरे को। आज चुनाव लड़ रहा हूँ ना, आज वही तो जिसका पर्चा खारिज किया वही चुनाव लड़ा है ना। मतलब वो आयोग चुनाव एक बड़ा था, ये चुनाव एक बड़ा है। पूछना चाह रहा हूँ आपसे, अजय जायसवाल किसका खेल खराब करेंगे? अजय जायसवाल हमारे भाइयों का भविष्य है। खेल किसी का खराब नहीं कर रहे हैं। देखिए, खेल तो उन लोगों ने आपस में खराब कर लिया ना। अब देखिए, बीजेपी को लोगों ने देख लिया है। मैंने कहा ना, ये मोदी जी का इलेक्शन नहीं है। ये इलेक्शन किसका है? हमारे गांव का इलेक्शन है, हमारे शहर का इलेक्शन है, हमारे लोकल का इलेक्शन है। ये मोदी जी का इलेक्शन नहीं है। आज अगर आपको वोट मोदी जी के नाम पे मांगना पड़ रहा है तो आप कहाँ है? सोच के देखिए, विकास कहाँ है आपका? अगर आपको आज वोट जो है मोदी जी के नाम पे अगर मांगना पड़ रहा है तो आपने विकास क्या किया? सोच के देखिए। आप समझिए ना, अगर आप अपने विकास के नाम पर वोट मांगते हैं, आज मैं वोट मांग रहा हूँ तो मैं केजरीवाल जी का मॉडल दिखा रहा हूँ कि वहाँ पे ये काम किया है। मैं ये तो नहीं कह रहा हूँ काम तो मैं करूँगा ना। आप तो सरकार में कभी आए नहीं उत्तराखंड। मैंने आपसे क्या बोला? मैं आपको वो दिखा रहा हूँ कि ना, मैंने कहा कि आप सोच के देखिए। पहली बात, काम यहाँ पे कौन करेगा? मोदी जी करेंगे या राहुल गांधी करेंगे या केजरीवाल? जो वर्तमान में जो जनप्रतिनिधि हैं वही करेंगे ना। तो हमें तो अपने आप को दिखाना पड़ेगा ना, हम क्या करेंगे ना। अगर हम कहें कि भैया मोदी जी, अब मैंने अभी क्या बोला आपसे मैंने कि यहाँ पर जो पहले चुनाव लड़ा गया था, हमने विधायक को मुख्यमंत्री, लोग विधायक मुख्यमंत्री बनाने के बाद विधायक बनाते हैं, हमने मुख्यमंत्री को अपना विधायक बना के देख लिया। अब हमारा भविष्य क्या तब बदलेगा जब हम प्रधानमंत्री को अपना विधायक बनाएंगे। मेरा सवाल है, मेरा एक, मुख्यमंत्री को विधायक बना के देख लिया ना हमने,
अब क्या हमें प्रधानमंत्री को विधायक बनाना पड़ेगा अपने भविष्य को बदलने के लिए, हमारे हॉस्पिटल में इलाज कराने के लिए, भाइयों को रोजगार दिलाने के लिए, कच्चे मकानों को पक्का बनाने के लिए? इसका जवाब कौन देगा? अजय जायसवाल हैं या बंगाली समुदाय के हैं? मैंने कहा मेरा जन्म यहाँ पर हुआ, मेरी मृत्यु कहीं पर भी होगी, मुझे लाया यहीं पर जाएगा। मेरा समाज आज यही है, मेरे रिश्ते नाते यही हैं। आज मेरी पूरी टीम में देखिए आप, मेरी पूरी टीम में देखिए, आपको दिखाई देगा एक नेता नहीं है, एक नेता नहीं मेरी पूरी टीम में। मेरी टीम में जो भी लोग हैं ना, आप जैसे भाई हैं। आप यकीन मानिए, मेरे साथ जो भी लोग जुड़े हैं, मेरे समाज के लोग जुड़े हैं, मेरे बंगाली समाज के लोग जुड़े हुए हैं। और मेरा आज समाज वही समाज है मेरा। आज जहाँ रहता हूँ, जहाँ मैंने जन्म लिया, जहाँ मेरी मृत्यु होगी, जो मेरे अगर जब मैं मरूंगा ना, तो मेरे को कंधे देने वाले मेरे को 4 बंगाली लोग होंगे मेरे साथ। उसमें मेरे लिए कोई दूसरी जाति का लोग, अब बाहर से लोग हो सकता है अब आए मेरे पास, लेकिन उस समय आज तक तो मेरे पास वो 4 लोग थे। कौन थे 4 लोग? वो चारों 4 बंगाली थे ना। अगर इस बीच में मेरी मृत्यु होती ना, वो 4 बंगाली ही मुझे मेरे साथ होते, और मेरे जनाजे में जितने भी लोग होते सारे बंगाली ही होते, क्योंकि मेरे रिश्तेदार भी तो यहाँ पर नहीं है ना। आप मेरा इतना चुनाव लड़ा, आप देखिए ना, है आज जो भी मेरे रिश्तेदार, जो भी भाई जो भी हैं, आज वही भाई है ना। आज कुछ मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि माने ना, जब मैं लोगों से बात कर रहा हूँ, मिल रहा हूँ ना, मैं बहुत छोटा आदमी हूँ कि मानिए। मेरे लिए तो कह रहा हूँ कि मैं कभी सोचा नहीं था, सपना भी नहीं सोचा था कि मैं विधायक का चुनाव लड़ पाऊँगा। मैं आम आदमी पार्टी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा, जिन्होंने मुझे पर इतना भरोसा किया रहा है कि जिसके जाति के लोग नहीं होने के बाद भी सिर्फ मेरे कार्यों को देखकर मुझ पर इतना भरोसा जताया। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा केजरीवाल जी के, और हमारी टीम के, हमारे प्रभारी जी का, और हमारे समस्त नेताओं का, जिन्होंने मुझ पर भरोसा जताया, और मैं विश्वास दिला रहा हूँ आपको। अच्छा, आखिरी संदेश बंगाली लैंग्वेज में होना चाहिए ताकि यहाँ के सभी लोग सुने उसको। आखिरी संदेश होगा, इसके बाद हम वीडियो ख़त्म कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे शक्ति फार्म की जनता? मैं सिर्फ एक बात कहना चाहूँगा, बंगाली लैंग्वेज मैं बंगाली में बोल रहा हूँ। मैं सिर्फ कहना चाहूँगा कि আমার জন্ম শক্তি ফার্মে হয়েছে, আমার মৃত্যু যে জায়গা হোক, আমারে আনা শক্তি ফার্মে লাগবে। আর যদি এই কথা কেউ না বুঝতে পারে, তাহলে বুঝে নিন আমার কাছে কোনো কথা নেই। আজকে আমি আপনার দমে রয়েছি, যদি আপনারা না হতেন তাহলে কোনোদিন ভাবতাম না কি আমি এত বড় ইলেকশন লড়তে পারবো। এ আমার সৌভাগ্য कि আমি শক্তি ফার্মে জন্ম নিয়েছি, আপনাকে ভিতরে আসি, এ আমার খুব বড় सौभाग्य। हो गया खत्म? समझ में आया आपको? समझ में मेरे नहीं आया, लोग के समझ में आ गया होगा। जी, जो मैंने कहा कि मेरा जन्म यहाँ पर हुआ है, मेरी मृत्यु कहीं पर भी होगी, मुझे यहाँ लाया जाएगा। मेरा सौभाग्य है कि मैं शक्ति फार्म में मैंने जन्म लिया है, और मेरे समाज में आज आप लोग हैं, मेरे साथ आप लोग जुड़े हैं। मेरा सौभाग्य है ये, इससे बड़ा मुझे कुछ नहीं चाहिए। मेरे माथे पे क्या लिखा है मुझे नहीं पता, मेरे को कर्म करना मेरा काम है, मैं लगातार कर्म कर रहा हूँ। कई चीज़ें मैं दिखाई देती हैं। जब मैं चेयरमैन था ना, मैंने लोगों के लिए काम किया। इमोशनल हो गए, आपकी आंखों से लग रहा है। इमोशनल नहीं, मुझे आज भी याद है ना, मैं इस बात को कहना चाहूँगा ना, जब मैं चेयरमैन बना था ना, हमारे यहाँ किरण मंडल जी चेयरमैन थे, लोग उनको बाबूजी बोलते थे, लोगों ने बाबूजी बोलते थे। जब मैं चेयरमैन बना था ना, मेरा सपना बहुत बड़ा सपना नहीं है, आपकी माने विधायक बन गया या नहीं बन गया, मेरा बहुत बड़ा सपना नहीं है, क्या होगा मुझे नहीं पता। मैं एक बार बहुत अच्छे जानता, मेरा सपना सिर्फ ये था ना, लोग किरण मंडल जी को बाबूजी बोलते थे। और जब मैं चेयरमैन बना ना, मेरा सपना ये था कि लोग मुझे मेरे नाम से जाने। आज आप किसी से पूछेंगे ना, लोग चेयरमैन के नाम से मुझे नहीं पहचानते हैं, लोग मुझे अपने बेटे के नाम से, अजय के नाम से पहचानते हैं। आज मुझे बुजुर्ग ना, एक बुजुर्ग अजय करके बोलता है, इधर आजा भाई, ओ अजय इधर आ, ओ अजय इधर का है, मतलब समझते हो बंगाली लैंग्वेज में कि तू इधर आ जा। मेरे भाई ना मेरे हाथ पकड़ के खींचते हैं, मेरी माताएं ना मुझे हाथ पकड़ के खींचती हैं, वो मेरे नाम से बुलाती हैं। और जानते हैं विधायक बनाने का सपना क्या है मेरा? बहुत बड़ा सपना है, छोटा सा सपना है मेरा। कल विधायक बनने के बाद भी ना, मेरे वो भाई, मेरे वो माताएं, मेरी वो बहनें ना मुझे मेरे नाम से जाने। इतना छोटा सा सपना है, उस सपने को पूरे करने के लिए मैं नहीं, मेरा पूरा क्षेत्र, मेरे सारे परिवार के लोग, मेरे माताएं बहनें, हर आदमी, मेरा युवा भाई, हर आदमी लगा है कि वो चाहता है कि वो विधायक नहीं बनाना चाहता है, वो अपने भाई को विधायक बनाना चाहता है, क्योंकि वो चाहता है कि अपने भाई का हाथ पकड़ खींच के काम करा पाऊँ। और सच यही है, आज तक जिन लोगों को वोट दिया गया ना, वो बाहर के लोग थे, उन लोगों के पास पहुँचना भी संभव नहीं था, उनके पास पहुँचना भी संभव नहीं था कि कैसे पहुँचे उन लोगों के पास। उनके पास पहुँचने के लिए इतने बड़े रास्ते हैं बीच में। आप सोचिए ना, जिन लोगों ने चांदी के चम्मच से खाना खाया है, क्या वो गरीबों को दर्द समझेंगे? अगर हमारे घर में चावल नहीं, उस दर्द को समझेंगे वो लोग? कभी नहीं समझेंगे। उन्हें पता ही नहीं चावल किसे कहते हैं। चावल मतलब कहते नहीं, वो राइस को समझते होंगे, चावल भी नहीं समझते होंगे। चावल कैसा होगा देखा भी नहीं होगा, चावल बनने के बाद देखा होगा उन लोगों ने। उन लोगों को क्या पता गरीबों का दर्द क्या होता है, क्या नहीं होता है। सपना बहुत बड़ा नहीं, सपना सिर्फ इतना सा सपना है मेरा कि एक मेरे भाई, मेरी माता है, जो हमारे गरीब परिवार के लोग हैं ना, मेरा हाथ पकड़ के खींच के काम कर पाए। और मैं विश्वास दिलाता हूँ ना, जिस दिन वो मेरे हाथ पकड़ के खींच लेंगे, किसी की हिम्मत नहीं है उनके काम को रोक पाए। मैं इतना विश्वास दिला रहा हूँ ना कि जिसने मेरे को, जो मेरा भाई और मेरी माता है, आज मुझे विश्वास है, जो आशीर्वाद है ना,
आज मैंने कहा ना कि मेरे यहाँ पे जाति के लोग नहीं है, समझिए आप, बहुत ज़्यादा लोग नहीं है। उसके बावजूद मैं इस बात जानता हूँ कि उन लोगों में वो दम है कि अजय का हाथ पकड़ के खींच सकते हैं, और जब अजय का हाथ पकड़ के खींच पाएंगे तो वो जानते हैं। आप सोचिए ना, जिसने मेरा हाथ पकड़ के खींच लिया उसका काम को रोक लेगा, लगता है आपको? मेरे विधायक बनने के बाद एक मेरी माँ या मेरी बहन या मेरा भाई मेरा हाथ पकड़ के खींच लेगा कि इधर आ तू, किसी अधिकारी की हिम्मत होगी उसका काम रोक लेगा? संभव ही नहीं है। दलाली उसी दिन खत्म हो जाएगी। उनके बेटे के विधायक बनने के बाद उसी दिन सारी दलाली खत्म हो जाएगी, बिना कुछ किए। क्योंकि हर एक मेरा भाई होगा, हर मेरी माएँ होंगी, और मेरे भाई और माँ और पिताजी के साथ गलत हो जाए, ये बर्दाश्त तो नहीं कर सकता ना। सभी अजय हैं। सब अजय हैं और हैं ही हैं। आप मिलके देखिए, बात करके देखिए। आपने कहा ना कि आपको इंटरव्यू लिया, उसने कहा मेरा बेटा, तो सच ही है ना। वो बोली वो हमारा है। सच ये है ना, सच ये है। मैं उन्हीं का बेटा हूँ, उन्हीं के लिए काम कर रहा हूँ। आज ये ना लोग भले क्या कहें, देखिए कांग्रेस की कहानी तो उस दिन खत्म हो गई जिस दिन हमारे नारायण पाल जी ने 20 पे चुनाव भर दिया। अब लड़ाई बची कहाँ है, बताइए मेरे को। अब लड़ाई कहीं बची है? तो अजय वर्सेस होने वाला है फिर। अजय वर्सेस कोई है ही नहीं। अजय वर्सेस कोई है ही नहीं। देखिए मैं इसलिए कह रहा हूँ कि समय तो बदलाव का है, अब पब्लिक बहुत कुछ समझती है। दिल्ली में क्या था ना, वो बीजेपी और कांग्रेस ही थी। लोगों ने सपने में नहीं सोचा था कि आम आदमी आएगी, और आई तो ऐसे आई कि लोग भूल गए। यही वही यहाँ होने वाला है। पूर्ण बहुमत की आई थी। मैंने कहा वही यहाँ होने वाला है। सीतागंज विधानसभा का तो लोग इतिहास रचेंगे। मैं बोल रहा हूँ आपसे, मैं 80% बोला, 80% मेरे साथ है। शक्तिमान तो 80% है। आज मैं बाहर घूम रहा हूँ, वहाँ भी दिखाई दे रहा है। एक तरफा चल रहा है, दो तरफे का खेल ही नहीं है, कोई है ही नहीं कोई टक्कर में। चलिए 11 तारीख को बैठेंगे, वो बात 11 तारीख के बाद ही होगी। 11 मार्च। जुड़े रहें वॉइस ऑफ भारत से। पहला इंटरव्यू था इसलिए लंबा हो गया है, सब कुछ सुनिएगा विस्तार से। बहुत सी उसमें ऐसी बातें हैं जो जीतने के बाद वादे किए गए हैं, उन पर पकड़ लेना अगर जीत जाएं तो। जो मुद्दे पे जो मुद्दे पे काम ना हो पकड़ लेना, अगर काम ना हो तो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वीडियो को शेयर करें। और तमाम मुद्दों पर ऐसे ही कुछ कह रहे हैं। एक बात कहना चाहूँगा, मेरे ऑफिस में शीशा लगा हुआ है, सोच के देखिए। जानने कारण क्या है? वो शीशा भी ऐसा लगा है ना, लोग आते हैं तो अपने आप खुल जाता है। उसका उद्देश्य है, समझिए। कारण ये नहीं है। कारण क्या कि हम लोग बहुत गरीब लोग हैं। हम लोग बंद शीशे में घुस भी नहीं सकते। इसलिए जब कोई आता है ना तो शीशा अपने आप खुल जाता है। उनको लगता है बुला रहे हैं, आ जाओ अंदर। टेक्नोलॉजी हाई यूज़ की जाए। टेक्नोलॉजी नहीं, मुझे मालूम है ना, मेरे लोग क्या, देखिए टेक्नोलॉजी का यूज़ कहाँ करना है वो हमें समझना है ना। मैंने कहा ना कि मेरी हिम्मत नहीं है, उसके बावजूद मैंने इसको इसलिए लगाया है ताकि जब कोई आए ना, बाहर खड़ा ना रहे, वो सीधे अंदर घुस जाए। जब आता है तो वो पूछता नहीं है, सेंसर अपने आप खुल जाता है कि आ जाओ भैया अंदर। ये सोच है मेरी बस। 11 तारीख को बात करेंगे। अब ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े रहें संख्या में वॉइस ऑफ भारत पर। सहयोगी नदीम खान के साथ वॉइस ऑफ भारत, शक्ति फारम।